मतलब बोले ये हमारे देश में राष्ट्रपति की पावर है कि वो किसी राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी में किसे शेड्यूल कास्ट में रखते हैं। अब आता है सवाल रिजर्वेशन क्यों। कुछ बेसिक बातें जिनको जान लेना जरूरी है। देखिए, सामान्य टर्म में रिजर्वेशन जो भारत के अंदर है वो सरकारी सेवाओं के अंदर और कॉलेजेस के अंदर और कुछ विधानसभाओं के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन जो हैं उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए दिया जाता है। आसान भाषा में कहते हैं कि रिजर्वेशन समाज में समानता लाने के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें ऐतिहासिक रही हैं कि कुछ जातियों को पहले से अच्छा, एक तरीके से कहिए तो उचित वो नहीं मिला है, प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में कुछ जातियों को अगर राज्य अपने स्तर पर कुछ सपोर्ट दे दे, किसी का एक हिस्सा लेकर के दूसरे हिस्से को दे दे, तो ऐसे में समानता भी आ जाएगी और समानता के बाद दूसरी तरफ जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन्हें, जो लोग प्रारंभिक रूप से ही पिछड़े थे, उन्हें भी अब समानता के साथ चीजों का समान उपयोग करने में सहूलियत मिलेगी। इस आधार पर देश में रिजर्वेशन दिया जाता है। भारत में रिजर्वेशन 59.5% है। ऐसी स्थिति में 10% ईडब्ल्यूएस को, 27% ओबीसी को, 22% जिसमें से 15 प्लस 7.5 एससी और एसटी को दिया जाने वाला रिजर्वेशन है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 40.5% ही आता है। अब सवाल बनता है कि आरक्षण दिया ही क्यों? क्योंकि साहब ऐतिहासिक अन्याय को ठीक जो करना है। इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके आधार पर यह पता होता है कि देश के समाज के कुछ जातियां, कुछ वर्ग ऐसे रहे हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व समाज में उचित नहीं मिला। उनको दूर करने के लिए, उस प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है साहब, इससे आरक्षण से समाज के उन वर्गों को, उन तबकों को लाभ मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर रिजर्वेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन में अलाउ कर दिया है। अदालत ने कहा कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है, यानी जो 2004 में फैसला था उसे पलटते हुए जहां पर उसे असमानता के खिलाफ माना गया था, समानता के खिलाफ माना गया था, यहां पर उस फैसले को पलट दिया जाता है और राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती हैं, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिल सकता है। अर्थात इसका सीधा सा तर्क यह है कि एससी और एसटी में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला और उन्होंने ग्रोथ में काफी भूमिका निभाई, अपने जीवन स्तर को भी बढ़िया से परिवर्तित किया, लेकिन उसके बावजूद ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो आती तो एससी में हैं लेकिन उन्हें अपनी जाति के रिप्रेजेंटेटिव में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। राज्य की आवश्यकता है कि वो उन जातियों को भी ध्यान में रखते हुए अपने यहां पर कुछ फैसले ले। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर जो कोटा है इसको परमिशन दे दी और राज्य सरकारों से कहा कि आगे से याद रखना, आप अपने स्तर पर ये कोटे में कोटा तो दे सकते हो। मान लो 10 जातियां हैं, आपको लगता है कि 6 जातियों को मुझे ज्यादा रिजर्वेशन देना है एससी कैटेगरी के कोटे में से। मान लो 15% रिजर्वेशन है तो 15 में से 10% में इन 4 जातियों को देना चाहती हूं। राज्य सरकार अगर ये कर देती है तो याद रखना ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा आर्टिकल 13 के अनुसार। मतलब ये मत समझना कि हमने दे दिया तो एब्सोल्यूट है। मतलब ये समझो कि आरक्षण पर अब बहुत सारी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इसको न्यायिक समीक्षा में डाल दिया है। इसका मतलब आने वाले समय में यह फैसला तो बदल गया, लेकिन सब कैटेगरी के मामले पर हर राज्य अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करेगा तो वो मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। सर देखो, हमारी जाति के हिसाब से इन्होंने हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। ठीक है साहब, आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने की कठिनाई होती है। ये सब बातें यहां पर बता दी गई। अच्छा, एक और बात यहां पर आई और वो ये थी कि कई बार कुछ जाति के लोग आरक्षण का लाभ ले लेते हैं लेकिन उसकी दूसरी पीढ़ी इसकी हकदार नहीं होनी चाहिए। अक्सर आप में से बहुत से लोग इस बात को कहते हुए कमेंट बॉक्स में पाए जाते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर पाए जाते हैं कि सर हम आरक्षण के तो समर्थक हैं, लेकिन आरक्षण से किसी एक परिवार के एक सदस्य ने आईएएस में या स्टेट पीसीएस में या फर्स्ट ग्रेड जॉब में स्थान पा लिया, उसने एक बढ़िया पैसे का पद पा लिया, उसके बावजूद उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी और लोग भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ऐसा पंकज मिथल करके जो जस्टिस हैं, इनका भी मत था। इनका कहना था कि एक व्यक्ति को अगर आरक्षण मिल गया, उसकी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब ये राज्य सरकारों पर है कि वो इस विषय पर क्या फैसला लेती हैं।
कुछ राज्य सरकारें हो सकती हैं कि ऐसे लोगों के लिए आरक्षण को खत्म कर दें। मतलब एक प्रकार से विचार अब यह है कि आने वाले समय में जजों के इस फैसले का कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, राज्य सरकार अपनी मर्जी से पालन करेंगी और देखना होगा कि वो इस पालन में और कौन सी जजेस की बात को मानती हैं। जहां तक बात है 2004 की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन को, सब कैटेगराइजेशन को गलत बताया था और कहा था कि ये वाला पार्ट केवल 341 के तहत प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। इस सवाल कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए रह जाते हैं वो क्या है कि इसमें क्या क्रीमी लेयर बनाकर के कुछ जातियों को रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकता है क्या? तो देखो, क्रीमी लेयर के लिए अभी कोई आर्थिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में कोई बात बोली नहीं है, लेकिन अब ये राज्य के दायरे में आती है कि वो क्या तरीका अपनाती है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की बात है वो जाति पर केंद्रित है, इस जाति को इतना, इस जाति को इतना। जो ओबीसी में क्रीमी लेयर है वो क्रीमी लेयर किसी जाति विशेष तक नहीं है, ओबीसी कैटेगरी पर लागू होता है। यहां पर अभी इस तरह की बात बोली नहीं है, लेकिन अगर कोई राज्य ऐसा कानून ले आता है तो वो इसी से कंक्लूड होता हुआ निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस फैसले को लिखते समय इंदिरा साहानी केस का भी जो वो यूज किया गया है, मतलब रेफरेंस यूज किया गया है, तो हो सकता है कल को कोई राज्य सरकार एससी में भी क्रीमी लेयर ले आए, तो वो हो सकता है उस समय के लिए इस फैसले के अनुरूप ना हो, लेकिन भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जाए तो सुप्रीम कोर्ट कहे ठीक है, बढ़िया ही किया, इसमें गलत क्या है। ठीक है। दूसरा एक बड़ा सवाल यह बनता है, जो कि मतलब जिन लोगों के परिवार में पहले से ही सरकारी नौकरी है, तो उन लोगों के घर में क्या परिवार होगा, ये राज्य सरकारें तय करेंगी। अब नंबर तीसरा, सरकारी नौकरियों में ही ये वाला सब क्लासिफिकेशन अलाउ होगा कि या फिर जो कॉलेज एडमिशंस हैं उन पर भी लागू होगा या संसद में भी होगा। देखिए, चूंकि ये रिजर्वेशन सब पर बात की जा रही है, शुरुआती तौर पर इसकी जो व्यवस्था है वो सरकारी नौकरियों को ध्यान में रखकर की जा सकती है, लेकिन आरक्षण में यह नहीं कहा जाता कि 15/6 में आ गया तो 16/6 में नहीं आएगा। वो तो आरक्षण है, दोनों जगह ही वो वैलिडेट होगा, आगे चल करके ये सभी नौकरियों पर भी लागू होगा और पार्टियों पर भी लागू होगा। अब इससे राजनीति पर जो असर पड़ेगा ना, वो सबसे ज्यादा व्यापक होगा। क्यों? बहुत से राज्य भारत में जातिगत राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जब इलेक्शन हुए तो समाजवादी पार्टी जो है वो एक शब्द यूज कर रही थी, पीडीए। पीडीए के अंदर उनका पी था पिछड़ा, डी था दलित और ए था अल्पसंख्यक। तो बोले हमने पीडीए गठबंधन बना करके एनडीए को हरा दिया है। पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब ये जो दलित है ना, अब इस दलित में सब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, और वो कौन करेगी? राज्य सरकार। अब जो दलित अभी तक किसी राज्य सरकार के समर्थन में नहीं था, भाई ऑब्वियस सी बात है, बहुत सी जातियां हैं, जातियों के अपनी अपनी समीकरण हैं, ऐसी जातियां जो किसी एक राजनीतिक पार्टी की वफादार रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में उन राजनीतिक पार्टियों द्वारा उस पर्टिकुलर जाति के साथ कि बेटा तुमने तो चुनाव में हमारे साथ गड़बड़ की थी, तुम तो साइड में हटो। अब तुम्हारा ये जो लाभ तुम लेते आ रहे थे, जिससे कि तुम आरक्षण के ऊपर राजनीति भी कर रहे थे और लाभ भी कमा रहे थे, और जो वाकई में पिछड़े लोग थे, जो जिनकी तुम मलाई खा रहे थे, अब उनको हम मजबूत करेंगे। तो जिनको वो सरकार मजबूत करेगी, वो वाला पक्ष उस सरकार का वफादार हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के अब जाति की जो राजनीति है ना राज्यों में, वो और ज्यादा गहराई तक उतरने वाली है, और इससे जो यूनाइटेड वोट पड़ते थे, क्योंकि अब ये सब क्लासिफिकेशन एससी एसटी में आया है, आगे आने वाले समय में ये ओबीसी में भी आ जाएगा, क्योंकि ओबीसी में अभी क्रीमी और नॉन क्रीमी का चल रहा है। ऑलरेडी रिकमेंडेशंस ओबीसी के लिए भी आ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में अगर ओबीसी में भी सब क्लासिफिकेशन आ जाता है कि इस जाति का रिजर्वेशन कम किया जाए जो ऑलरेडी पावर में है, और इन जातियों को बड़ा पावर, मतलब बड़ा हिस्सा दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी से जाति की जो पॉलिटिक्स है ना, उसकी दिशा और दशा बदलने वाली होगी। क्योंकि अब जातियों में ही लोग एक दूसरे के साथ, अभी क्या होता है, उदाहरण के रूप में समझिए, अगर किसी जाति विशेष की बात करते हैं तो एक जाति उस पर्टिकुलर एससी कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का लाभ भी ले रही है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कर रही है, और जब भी कोई भी आरक्षण पर बात आती है तो वो सारी की सारी पूरी की पूरी एससी की कम्युनिटी को अपने साथ लेकर के अपनी राजनीति को मजबूत करती है। अब लेकिन क्या होगा, अब ये लोग आपस में ही बट जाएंगे, तो ये फूट डालो और राज करो की नीति की तरह काम में लिया जाएगा। 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर जाति से राजनीति होती है। ऐसी स्थिति में फूट डालो और राज करो की नीति राज्य सरकारें अपने हिसाब से अपनाएंगी कि ये वाली जाति जिसके पास पावर ज्यादा है,
क्योंकि जिस प्रकार से अभी अपने देश में हुआ लोकसभा चुनावों में राजनीति किस तरह से हुई थी कि साहब 10% वर्सेस 90% की लड़ाई, जनरल वर्सेस अदर्स। क्यों? क्योंकि जनरल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, सबसे बड़े पदों पर बैठे हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले पदों पर बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, इनके खिलाफ सबको कर दो। यह नीति जो अभी 10 वर्सेस 90 थी, अब ये 15% में भी इसी तरह से हो जाएगी कि 2% वर्सेस 13%, कि तुम्हारे सारे की सारे रिजर्वेशन के हक को इन 2% लोगों ने अब तक यूज किया है, उनको अंदर ही अंदर अब राज्य सरकारें लड़ा देंगी। राजनीति अब बहुत गहराई तक घुसेगी और नए समीकरण निकल कर आएंगे। यह फैसला राजनीति को बदलने वाला है, जो मुझे फिलहाल लग रहा है। ठीक है ना? बाकी आप लोग इस पर ज्यादा समझ रखते हैं, अपनी तरफ से अपनी बात बताइएगा। मेरी तरफ से तो बस यही इस पर सलाह है। बाकी आपकी राय जो भी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।